Hello everyone, welcome to Dynamic Studies. So welcome to Unit 7 Crash Course of Commerce. In today's unit is Banking and Financial Institutions. So देखते हैं इसका क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जैसे कि आज डे 7 है और डे 7 में हम क्या करेंगे, तो डे 7 में जो भी हमारी यूनिट नंबर 7 है दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आज आप कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक टॉपिक को जो है आप अच्छे से चेक कर लेंगे क्या चीज है इसमें. ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी होती है वो लर्न करनी है. तो एक इस पर्टिकुलर जो यूनिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, इसकी जो नॉलेज है वो आपको एग्जाम के लिए भी होनी चाहिए, प्लस आपको अपने जो है जनरल अवेयरनेस के लिए भी होनी चाहिए. ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी आपको इस कंप्लीट यूनिट की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो इसमें क्या होगी, बैंकिंग का भी होगा टॉपिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी होगा. ठीक है, तो यहां से जो है वही सेम इस यूनिट को मैं स्किप करने के लिए नहीं बोलूंगी. इवन एक टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक भी यहाँ पे स्किप नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि आवर टारगेट इज जेआरएफ. तो जेआरएफ में अगर आप एक यूनिट छोड़ रहे हैं दैट्स मीन आप 10 से 12 क्वेश्चंस को वहां पे बिल्कुल छोड़ के आएंगे, राइट? और 10 से 12 क्वेश्चंस मतलब आपके 20 या 24 नंबर, 20 to 24 मार्क्स जो है आप वहां से खुद ही कंफर्म करके जा रहे हैं कि हमारे ये मार्क्स नहीं आएंगे. ठीक है, तो वहीं से जो है जेआरएफ रुक जाता है. ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है. तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आज का आपका टारगेट रहेगा. ठीक है, तो ओवरव्यू लेना है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, ये मैं यहाँ पे इस यूनिट में कवर करा दूंगी. क्या क्या चीजें होती हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में. टाइप्स ऑफ बैंक्स मोस्ट इंपोर्टेंट, कहीं से भी कमर्शियल बैंक का पूछ लिया जाता है, रीजनल रूरल बैंक्स का, फॉरेन बैंक्स का, कोऑपरेटिव बैंक्स का, ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लेंगे. नेक्स्ट इज आरबीआई. तो जब आपको बैंकिंग की नॉलेज चाहिए तो आरबीआई इज मोस्ट इंपोर्टेंट. तो इसके भी जितने भी फिक्स है, जितने भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सब कलेक्ट कर लीजिए, वो सब अपने माइंड में लर्न कर लीजिए उस चीज को. ठीक है, क्योंकि आरबीआई की अगर आपको बैंकिंग की नॉलेज लेनी है तो आप आरबीआई को सबसे पहले जो है स्टडी कर लीजिए कि क्या आरबीआई है, क्या उसके फंक्शंस हैं, कौन कौन सी रेट है, ये सब चीजें, राइट? रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है. मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका. बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, यहां से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं. बेसल नॉर्म, रिस्क मैनेजमेंट एंड एनपीए, यहां से क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं एनपीए से, राइट? फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके देखने को मिल जाते हैं. 2 और 3 क्वेश्चन पक्का यहां से कंफर्म होते हैं, बन जाते हैं. ठीक है, बेजल से भी और यहां से एनपीए से भी, कैपिटल मार्केट से भी, इन सबसे क्वेश्चंस. डीएफआईज एंड एनबीएफसी, डीएफआईज एंड एनबीएफसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिनका काम डेवलपमेंट करने का होता है, एंड एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब. म्यूचुअल फंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन पेंशन फंड ऑल्सो, तो म्यूचुअल फंड से भी क्वेश्चन बनता है. फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन से हैं ये सब देखना है. फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं ये सब देखना है. डिजिटलाइजेशन और जो है आपका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इनमें कुछ टर्म्स होती है, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सारी चीजें, ये टर्म्स जो है वो देख लीजिएगा कितनी इंपॉर्टेंट है. यहां से क्वेश्चन जो है आपका बनता है. मैच द फॉलोइंग में भी बन जाता है और असर्शन रीजनिंग में भी बनता है. डिजिटल पेमेंट सिस्टम, कौन कौन से जो है सिस्टम है उनके थ्रू आप जो है वेब बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, इन सब से. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस भी इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे कोई आपको स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कमिटीज के बारे में. ठीक है, बट कमिटीज जो होती है उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि कौन सी कमिटी में कौन सा सजेशन दिया गया था, क्या सब चीजें कौन सी कमेटी से रिलेटेड है, ये सब आपको करना होता है. ठीक है, तो कमेटी आपके सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, बट आपको कमिटीज लर्न करनी है. यहां से 2 क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं आपके, तो ये क्वेश्चन मिस ना हो जाए आपके, तो डेट्स वाई आपको कमिटीज की लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है और उसको लर्न करना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो हम कौन कौन से टॉपिक जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं.
तो ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री एक इंपॉर्टेंट टूल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि यहां से क्या होता है, इट क्रिएट्स वेल्थ बाय लिंकिंग सेविंग विद इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पे लोगों को जो है मोटिवेट किया जाता है कि वो सेविंग करें और उस सेविंग को जो है इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पे हम जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो हमारी सेविंग को, लाइक म्यूचुअल फंड है, हमारी सेविंग को कलेक्ट करते हैं, हमारे छोटे छोटे सेविंग को कलेक्ट करते हैं और उससे जो है हमें मोटिवेट करते हैं इन्वेस्ट करने के। ठीक है, तो ये सारा फाइनेंशियल सिस्टम होता है जहां पे आपकी सेविंग्स को कलेक्ट किया जाता है और उसको इन्वेस्ट किया जाता है। इट फैसिलिटेट्स द फ्लो फंड फ्रॉम हाउस होल्ड। ठीक है, सेवर से क्या किया जाता है, इन्वेस्टर्स टू एड वेल्थ क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, जिससे क्या होगी, डेवलपमेंट होगी बोथ द पार्टीज। जिनको मनी की नीड है उनको मनी मिल जाएगी और जिनके पास सेविंग है उनको कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जिससे उनकी भी फर्दर इनकम होती रहेगी। Institutional arrangement includes all condition and mechanism governing the production, distribution, exchange and holding of financial assets or instrument of all kinds. तो यहाँ पे देखते हैं बैंकिंग की कौन कौन सी सर्विस होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी होती है। तो जो बैंकिंग सर्विस है वो भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग सर्विस इंक्लूड्स ऑल द ऑपरेशन प्रोवाइडेड बाय बैंक्स इंक्लूडिंग टू सिंपल डिपॉजिट। अब बैंकिंग की क्या सर्विसेज होती है, हमें पता है बैंकिंग की दो मेन सर्विसेज होती हैं, आपके जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करना एंड गिवन टू लोन देना और आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो बैंकिंग सर्विसेज आल्सो फाइनेंशियल सर्विसेज, विड्रॉल ऑफ मनी टू द इश्यू ऑफ लोन, credit cards etc. Foreign exchange services includes currency exchange, foreign exchange banking और wire transfer. ठीक है, तो बैंकिंग का मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस इज डिपॉजिट द मनी एंड विड्रॉल ऑफ मनी। ठीक है, जब हमें जरूरत होती है तो वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटीज देते हैं, फर्दर जो हमें फैसिलिटीज नीडेड होती है वो हमें फैसिलिटीज दी जाती है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज में जब करेंसी का एक्सचेंज करना होता है, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब जो है वायर ट्रांसफर, ये सब हमें सर्विसेज मिलती हैं। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज जहां पे हम अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक एसेट मैनेजमेंट, हेज फंड मैनेजमेंट एंड कस्टडी सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज में वी ऑल नो सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करना, ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, अंडरराइटिंग और री इंश्योरेंस। ठीक है, री इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस कंपनी भी अपने आप को इंश्योर करवाती है, दैट इज री इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एसेट्स, लाइक ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉल मनी या नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है कि व्हाट इज कॉल मनी या व्हाट इज नोटिस मनी। तो कॉल मनी क्या होता है, मनी बोरोड ऑन डिमांड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए जब आप जो है मनी को बोरो करते हैं, दैट इज कॉल मनी। When money is lent for a day, it is known as call money. जब सिर्फ 24 आवर्स के लिए आप मनी को बोरो करते हैं, that is call money. नेक्स्ट इज नोटिस मनी। तो नोटिस मनी क्या होता है, जब आप 14 डेज के लिए जो है मनी को लेंट या बोरो करते हैं, जब उसका टाइम पीरियड 14 डेज का होता है, डेट इज नोटिस मनी। नो कोलेटरल सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई जाती है जब आप बोरो करते हैं या लेंट पे देते हैं, कोई सिक्योरिटी का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। टर्म मनी क्या होती है, बियॉन्ड 14 डेज, जब आप 14 डेज से नेक्स्ट किसी टर्म के लिए लोन लेते हैं या देते हैं, दैट इज टर्म मनी। ट्रेजरी बिल भी एक शॉर्ट टर्म का जो है आपका ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट है। It is promised by government to pay the stated sum after the expiry of stated period from the date of issue. They are issued at discount of the face value. अब ये कैसे इशू किए जाते हैं, issue at discount of the face value and on maturity the face value is paid up to holder. और मेच्योरिटी डेट पे जो है ये होल्डर को पे की जाता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो ये भी इन्हीं की तरह है, एक ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि डीमेटलाइज्ड है। और ये कौन से होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं सभी। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट भी हमें पता है जहां पे शेयर्स परचेज एंड सेल किए जाते हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार देख लीजिए इस चार्ट को भी, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है यहां से, सो डेट हम फर्दर जो है इसमें और चीजें देख सकें कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अपने बैंकिंग सिस्टम पे। ठीक है, आरबीआई होता है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, राइट। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई, इसको कई नामों से जाना जाता है। तो इसमें दो टाइप के बैंक होते हैं, शेड्यूल बैंक एंड अनशेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक कौन से सेक्शन में आता है? तो शेड्यूल बैंक इंक्लूडिंग 2 सेक्शन, जो सेक्शन 2 के अंदर आता है डेट आर शेड्यूल बैंक। तो आरबीआई 2 बैंक्स, आरबीआई के 2 टाइप्स होते हैं, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल, अनशेड्यूल। शेड्यूल बैंक्स में ऑल्सो कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स में इंक्लूड है कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक फर्दर जो है डिवाइडेड है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं इसमें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन सेक्टर बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज। फॉरेन सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में भी क्या आते हैं? एसबीआई एंड एसोसिएट बैंक, अदर नेशनलाइज्ड बैंक, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब आपको क्या पढ़ना है, यहां से क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, आप अपने जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिट को कंप्लीट करना चाहते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो है आपको शेड्यूल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? तो ये एक चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पर्टिकुलर चार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है बैंकिंग सिस्टम का, राइट? ठीक है, आई होप आपने ले लिया है। तो शेड्यूल बैंक में क्या क्या चीजें आती है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो शेड्यूल बैंक इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक में कौन कौन से आते हैं? रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पेमेंट बैंक इज अ न्यू इंट्रोडक्शन टू द कैटेगरी। कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूड अर्बन एंड रूरल बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में रूरल और अर्बन बैंक्स भी आते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। अब शेड्यूल बैंक देख लेते हैं। शेड्यूल्ड बैंक आर द बैंक्स विच आर कवर्ड अंडर सेकेंड शेड्यूल। कौन से शेड्यूल में कवर्ड होता है? जो अंडर सेकेंड शेड्यूल में आता है, ऑल दीज आर शेड्यूल बैंक्स। जो बैंक शेड्यूल 2 में आते हैं ये सब शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। ऑफ इंडियन एक्ट, कौन से एक्ट के अंदर? आरबीआई 1934। तो आरबीआई का कौन सा एक्ट है? आरबीआई पास्ड ऑन, आरबीआई का एक्ट क्या है? आरबीआई एक्ट 1934, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से शेड्यूल में आते हैं शेड्यूल बैंक। तो सेकंड शेड्यूल में आते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। अब कौन से बैंक को हम शेड्यूल बैंक बोलेंगे? जिसकी मिनिमम ऑफ 5 लाख पेड अप कैपिटल है, इज रिक्वायर्ड ऑन द बैंक्स बिहाफ। द आरबीआई लेंड्स लोन टू दिस बैंक एट बैंक रेट। जो आरबीआई इन बैंक को लोन देता है वो बैंक रेट पे देता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब इनको रिक्वायर्ड होता है तो बैंक रेट पे देता है। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? आर रेगुलेटेड मैनेज अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये किस एक्ट के अंदर आते हैं? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं। दीज आर प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स बेस्ड ऑन देयर बिजनेस। अब कमर्शियल बैंक है तो इनका जो मेन मोटिव होगा वो भी क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना, ऑब्वियसली। ग्रांटिंग लोन्स टू गवर्नमेंट, अब ये लोन भी देते हैं। जो ये लोन देते हैं वहीं से तो इनकी इनकम होती है। लोन देते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है, तो वहां से उनकी इनकम होती है। तो जो भी इनके पास पैसा होता है वो लोन पे दे देते हैं टू गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक को देते हैं। कॉर्पोरेट एंड एक्सेप्टेंट डिपॉजिट अकाउंट एज प्राइमरी फंक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ये पढ़ लेंगे हम कमर्शियल बैंक के 4 टाइप्स कौन कौन से हैं। तो कमर्शियल बैंक के हमने ये पढ़े थे, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सब जो है यहां तक कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं। दीज बैंक फॉर मोर देन 75% ऑफ टोटल बैंकिंग बिजनेस इन द नेशन, दे आर कॉल्ड नेशनलाइज्ड बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कौन सी बैंक बोला जाता है? नेशनलाइज्ड बैंक। दिस गवर्नमेंट होल्ड्स अ मेजॉरिटी स्टेक्स। इसमें जो है मेजॉरिटी शेयर्स किसका होता है? गवर्नमेंट का, तो इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर बैंक बोला जाता है, ओके। तो टोटल नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? 29 नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। ये उनके नेम है। प्लीज नेम से भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको एक पे टिक करना होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इज ऑल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक एंड सिंडिकेट बैंक, राइट। अब आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स
मेजोरिटी स्टेक्स इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेज डाउन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से तो प्राइवेट पर्सन जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, नो, आरबीआई के ही रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है 20 है आई थिंक यहाँ पे, तो एचडीएफसी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, डीसीबी बैंक, बंधन बैंक, ये सब एक बार आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट एग्जाम से पहले आप इनको एक बार लर्न कर ले, इन पे जो है एक जो है नजर ही मार लोगे तब भी जो है आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या होता है? ऑपरेटिंग एज ए प्राइवेट एंटिटी इन इंडिया, इंडिया में काम करते हैं बट इनका हेडक्वार्टर कहां पे होता है? इन फॉरेन कंट्री, इन ए फॉरेन बैंक। तो दे आर गवर्न्ड बाय बोथ कंट्री एंड लोकेटेड एज वेल एज कंट्री, तो वो उस कंट्री के द्वारा जहां पे उनका हेडक्वार्टर है वो भी उसको जो है गवर्न करती है, प्लस जहां पे वो एस्टैब्लिश्ड है, जहां पे वो अपना बिजनेस कर रही है वहां पे भी उसको जो है मैनेज किया जाता है। तो कौन कौन से बैंक है? सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एचएसबीसी बैंक। तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है, कई बार हमें फॉरेन बैंक के नेम नहीं पता होता, तो फॉरेन बैंक के नेम है सिटी बैंक, सिटी बैंक अगर आएगा तो वो फॉरेन बैंक है, अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आता है तो भी फॉरेन बैंक है, एचएसबीसी बैंक है तो भी फॉरेन बैंक है। अब आरआरबी आता है, मेनली टू सपोर्ट द वीकर एंड लेसर फॉर्चुनेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक मार्जिनल फार्मर्स। तो ये मेनली किसका होता है? रूरल एरियाज में जो भी लोन का काम होता है, जो भी फंड देने प्रोवाइड करने का काम होता है वो आरआरबी करती है। तो लाइक लेबरर्स को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन देना होता है तो आरआरबी करती है। सपोर्ट करती है रूरल एंड सेमी अर्बन रीजनल फाइनेंशियली, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनरेगा वर्कर्स के लिए जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वेजेस डिसबर्समेंट, एडेड बैंकिंग फैसिलिटीज लाइक लोकर। अब ये कौन सी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है? लोकर की, कार्ड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक इज ऑल्सो गिवन, इनके नेम की मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के वो भी देख लीजिए। दे आर लुक आफ्टर माइक्रो इंडस्ट्रीज। अब जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं। आरबीआई एंड फेम आर द गवर्निंग बॉडीज ऑफ दीज बैंक। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को कौन गवर्न करती है? तो आरबीआई एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब है देख लीजिए। कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर पेमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी एंड रजिस्टर्ड द कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको कोऑपरेटिव बैंक्स बोला जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कौन सा है? 1912। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्ट है उनकी जो भी स्पेसिफिक उनके ईयर्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक्स इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आ जाते हैं आप टाइप्स ऑफ बैंक, प्रोजेक्ट बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो अब हमें देखना है, तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो हमें देखना है आरबीआई, आरबीआई के जितने भी पॉइंट्स है, आरबीआई क्या काम करती है, आरबीआई कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, आरबीआई का क्या एक्ट है, कौन उसका गवर्नर है, ये सब चीजें आपको करनी होती है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। तो जो आरबीआई है वो नेशनलाइज हुआ था इन द 1949, नेशनलाइज हुआ था 1949 में। आरबीआई इज हेड ऑफ ऑल बैंक, ये हमें पता है, हेड है सभी बैंक का, मेकिंग इट ए सेंट्रल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मैटर्स। RBI is known as Bankers Bank, controls banking system structure in India. It is the sole authority for issuing notes in India. इसी के पास ही अथॉरिटी है कि वो नोट को इशू करे। सोल अथॉरिटी मतलब एकमात्र अथॉरिटी है इसके पास। It supervises banking operation, implementation of regulation rules relating to monetary policy in India. Monetary policy इंडिया की कौन रेगुलेट करता है? RBI। ठीक है, तो आरबीआई जो है रिकमेंडेशन किसने दी थी? आरबीआई रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन कमीशन थी ऑन अप्रैल 1, 1935 में। ठीक है, शिफ्टेड हुआ था ये फ्रॉम कैलकाटा टू मुंबई इन 1937। ये भी अनदर फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ आरबीआई के। नेशनलाइज हुआ था 1949 में। यहां से भी एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, तो ये उस टाइम पे जब नेशनलाइज हुआ था, डेट्स मीन उसका जो पूरा कंप्लीट जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास आ गई थी। इसके 4 प्लेसेस पे जो है ऑफिसेज है, तो वो कहां पे है? जो आरबीआई के ऑफिसेज है वो कहां पे है? 4 प्लेसेस पे है, दैट इज चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, आरबीआई जो है मैनेज किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे 21 मेंबर्स होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक तो गवर्नर होता है,
गवर्नर होता है एक, जो कि 5 इयर्स के लिए होता है, गवर्नर 5 इयर्स के लिए होता है। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स 5 इयर्स के लिए होते हैं, ये भी इनका जो टेन्योर होता है 5 इयर्स के लिए होता है। देन आपके होते हैं 4 डायरेक्टर्स, 4 डायरेक्टर्स होते हैं, 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो लोकल बोर्ड इनको गवर्न करती है। नेक्स्ट होते हैं अनदर जो है आपके 10 डायरेक्टर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको गवर्न करती है। ठीक है, 5 जो डायरेक्टर्स होते हैं, सॉरी 10 डायरेक्टर होते हैं, इनको आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। फिर 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर इनको जो है अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे जो है ये 21 मेंबर्स होते हैं। तो यहां से इसका स्ट्रक्चर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। तो कुछ फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, क्या क्या फंक्शंस है आरबीआई के ये एक बार देख लेते हैं। तो इशुएंस ऑफ करेंसी, करेंसी का एक सोल इसके पास अथॉरिटी है करेंसी को इश्यू करने की। ठीक है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस, तो आरबीआई जो है उनको एकमात्र ऐसा है जो उनको लोन देता है, मतलब वहां से भी जो है ये गवर्नमेंट को भी लोन दे सकता है। तो आरबीआई जो है ट्रांजेक्ट करती है गवर्नमेंट बिजनेस एंड मैनेजेस पब्लिक डेट, पब्लिक डेट को भी ये मैनेज करती है। तो ये बैंकर्स का बैंक है, बैंकों को भी जब जो है किसी भी चीज की रिक्वायर्ड होती है, लाइक फंड की रिक्वायर्ड होती है, तो ये जो है आरबीआई इनको प्रोवाइड करता है। कंट्रोलर ऑफ बैंक, बैंक को कंट्रोल करता है सभी बैंकर्स को। कंट्रोल्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का जो क्रिएशन होता है तो ये भी जो है आरबीआई इसको जो है मैनेज करता है। मेंटेनेंस करता है एक्सटर्नल वैल्यूज को। तो ये सब उसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में जितना भी आप जान सको वो सब जान लेना। तो यहां से क्वेश्चंस क्योंकि कंफर्म आते हैं। ठीक है, ये तो मेन पार्ट होता है आरबीआई बैंकिंग का। अब आते हैं डेवलपमेंट बैंक। डिसेंट ओरिजिन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं विद मल्टीपल पर्पस, इनके दे ऑफर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो डेवलपमेंट बैंक भी क्या करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन देते हैं लाइक अंडरराइटिंग, इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल आईएफसीआई, आईडीबीआई और यूटीआई, ये सब क्या है डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, तो ये कब एस्टैब्लिश्ड हुए, कहां पे ये काम करते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में इनकी जो है इंपॉर्टेंट रोल है, वो सब आपको देखना है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 1912 के अंडर काम करता है। कोऑपरेटिव बैंक रन बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी जिनको इलेक्ट करती है वो ही उसको जो है मैनेज करते हैं। ऑपरेशन मॉडल इज ऑन लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। They work in rural and urban areas offering loan facility to small business owner and for agriculture based activities। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या मोटिव होता है, मेन स्मॉल बिजनेस के ओनर्स को और एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज में लोन प्रोवाइड करना। राइट, अब रिफॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी कमेटी में क्या क्या जो है सजेशंस दिए गए थे, ये सब जो है यहाँ पे आपके लिए लाई हूं मैं। तो फर्स्ट नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट 1991 में, इसकी क्या रिकमेंडेशंस थी वो देख लीजिए। एस्टैब्लिश की गई 4 टियर हायरार्की ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर विद 3 to 4 लार्ज बैंक्स, इसमें एसबीआई भी इंक्लूड था। एट द टॉप एंड बॉटम रूरल बैंक्स, तो उसकी जो हायरार्की थी उसके बॉटम में कौन कौन से थे, रूरल बैंक्स थे एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और टॉप पे कौन थी, 4 लार्ज बैंक थे एट द टॉप, एसबीआई भी टॉप पे थी। ठीक है, तो 4 हायरार्की जो है बनाई गई थी। सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी असाइंड टू क्वासी ऑटोनोमस बॉडी स्पॉन्सर्ड बाय आरबीआई। फेज रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी, एसएलआर में इन्होंने जो है रिकमेंडेशन दी थी कि ये जो है रिड्यूस करना चाहिए। अब एसएलआर क्या होती है, एसएलआर होती है वो जो है अमाउंट जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होता है। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज जो है फिक्स होती है, ये आपको एग्जाम से पहले इन सब की रेट देखनी होती है। एसएलआर की क्या रेट है, रेपो रेट की क्या रेट है, रिवर्स रेपो की क्या रेट है, ये सब आपको देख के जानी है। फेज अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अबॉलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंस पॉलिसी, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करना, डीरेगुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेंडिंग एक्टिविटी ऑफ आईडीबीआई टू अ सेपरेट कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, ये कुछ रिकमेंडेशन थी, ये आपको पढ़नी है। बैंकिंग रिफॉर्म मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या क्या मेन थी, नरसिम्हा कमेटी ने दी थी, लॉवरिंग एसएलआर एंड सीआरआर, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। रिकवरी ऑफ डेट्स, डेट्स की रिकवरी करना, इंडिया पास रिकवरी डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1933,
स्पीड ऑफ द रिकवरी ऑफ डेट्स, कि जो डेट्स की रिकवरी है वो स्पीड में होनी चाहिए ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कुछ रिकवरी जो है ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए। 6 स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैव बीन सेट अप एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज आल्सो बीन सेट अप इन मुंबई। तो वो मुंबई में, कि इनका क्या काम है, जो रिकवरी, जो बैंक ने लोन दिए हुए हैं उनकी रिकवरी करना। कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को एक्सेस करना। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, कि कोई भी जो है अगर कोई भी ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में तो उसकी फ्रीडम होना। लोकल एरिया बैंक्स एंड सुपरविजन ऑफ कमर्शियल, कमर्शियल बैंक पे भी सुपरविजन होना चाहिए। तो एक बोर्ड ऑफ फाइनेंस सुपरविजन एडवाइजरी काउंसिल टू स्ट्रेंथन द सुपरविजन ऑफ बैंक्स, कि जो सुपरविजन होनी चाहिए बैंक्स पे, कि ऐसा तो नहीं है कि वहां पे जो लोग हैं उनका जो है अच्छे से उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, ठीक है, किसी के पास फंड नहीं हो रहा है, तो इस तरह से जो है सुपरविजन उनको रखना। फिर नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट 2 1998 में, यहाँ पे क्या गया, स्ट्रेंथनिंग बैंक्स इन इंडिया, नैरो बैंकिंग, ये कुछ जो है टर्म्स है कि ये क्या क्या चीजें थी, रिकमेंडेशन थी ये, तो ये क्या थी, स्ट्रेंथनिंग बैंक इन इंडिया, नैरो बैंकिंग को जो है स्ट्रेंथ करना। तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट इज नचिकेत मोर कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। नचिकेत मोर कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थी, क्या सजेशंस थे, ठीक है। कमेटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, ये किसके लिए बनाई गई थी, मेनली किस पे फोकस किया गया था, फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड के लिए। ये कब सेटअप की गई थी, इन सितंबर 2013 में। फ्रेमिंग ए क्लियर एंड डिटेल विजन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल डीपनिंग इन इंडिया। 6 विजन स्टेटमेंट से इनके कौन कौन से थे, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर पीजे नायक की कमेटी के ये ऑब्जर्वेशन से स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मेड की गई थी, रिडक्शन इन स्टेक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक इंप्रूवमेंट कंपनी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स। इसको पढ़ लीजिए एक बार कि इस कमेटी की, नायक कमेटी की, पीजे नायक कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ये कुछ कमेटीज थी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में जो है आप इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है आरबीआई की, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई को कंट्रोल करना इकोनॉमी में। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मीनिंग व्हाट इज द प्राइस दैट द इकोनॉमी हैज टू पे टू बोरो डेट मनी। कुछ क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स होते हैं लाइक जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, इन सब के थ्रू जो है जो आरबीआई है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है मनी को इन इकोनॉमी, ठीक है। ये जो है देखिए सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये वो परसेंटेज ऑफ मनी होता है जो बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। मतलब जितना भी परसेंटेज, जितना भी टोटल कैश आया कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी कैश आया टोटल, उसका कुछ परसेंटेज जो है, जो भी परसेंटेज आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है, मान लीजिए 5% है, तो टोटल डिपॉजिट का 5% उनको किसके पास डिपॉजिट कराना पड़ेगा, आपके आरबीआई के पास, ठीक है। रिजर्व इन फॉर्म ऑफ कैश की फॉर्म में उनको डिपॉजिट कराना पड़ता है। अब फिर क्या है, इट कंट्रोल एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है, एक्सेस मनी जो है जो इकोनॉमी में जा सकता है वो नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो वो मान लीजिए 5 लाख टोटल उनके पास डिपॉजिट आया, एक तो वो पूरे 5 लाख को जो है लोन पे दे दे, इससे मनी जो है ज्यादा होगा इकोनॉमी में। एक जो है वो कुछ उसमें से परसेंटेज कम करके, एक मान लीजिए उसने 4 लाख दिए हैं, 5 लाख का 4 लाख ही सिर्फ उसने लोन पे दिया है, तो इससे क्या होती है, कंट्रोल होता है मनी फ्लो। मेंटेन किसके पास की जाती है, आरबीआई के पास। रेगुलेट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब एसएलआर वो अमाउंट होता है, परसेंटेज ऑफ देयर नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में उनको खुद अपने पास रखना पड़ता है, बैंक इटसेल्फ अपने पास रखता है। क्रेडिट ग्रोथ इन इकोनॉमी, ताकि जो क्रेडिट ग्रोथ हो जाए वो इकोनॉमी में, ठीक है। अब ये एलएएफ एंड एमएसएफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। एलएएफ क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मिनिमम बिडिंग अमाउंट क्या होता है, 5 करोड़। एमएसएफ में क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये 1 करोड़ का होता है। All clients of RBI are eligible to bid, only scheduled bank, commercial bank can bid MSF को, ठीक है, marginal standing facilities।
तो यहाँ से जो है रेट, सपोज रेपो रेट इज R%, MSF लेंडिंग रेट इज R+1%, ठीक है। अगर जो है रेपो रेट R% अगर हम मान लेते हैं तो MSF को क्या करेंगे, जितना भी परसेंटेज होगा +1%, ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब NBFC मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से NBFC में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनीज, ये जो है किस किस चीज में डील करते हैं तो देख लेते हैं। एक कंपनी रजिस्टर, NBFC वो होते हैं जो रजिस्टर होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में, एंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन, जो लोन और एडवांसेस के बिजनेस में एंगेज होते हैं। एक्विजिशन ऑफ शेयर, जिनका काम होता है शेयर को एक्विजिशन करना। issued by government or local authority or marketable security of like nature, leasing, hire purchase, insurance business, chit business does not include an institution whose principal business that of agriculture। बट यहाँ पे वो बिजनेसेस नहीं होते जिनका प्रिंसिपल बिजनेस जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होता है, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड होता है, तो वो सारी कंपनीज इसमें NBFC में नहीं आएगी, ठीक है। डूइंग फंक्शन सिमिलर टू बैंक्स, काम इनका सिमिलर टू बैंक्स होता है, बट क्या डिफरेंस होता है बैंक और NBFC में, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बैंक और NBFC में डिफरेंस क्या है। इनको भी हम बैंक कह रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, बट जो बैंकिंग की फैसिलिटीज नहीं देता, लाइक NBFC लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट। NBFC क्या करता है, लैंड पैसे देता है एज ए लोन, एंड मेक इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट करता है। देयर एक्टिविटीज आर टू दैट ऑफ बैंक, बैंक के जैसी उनकी एक्टिविटीज है, हाउएवर देयर आर ए फ्यू डिफरेंस। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, वो लोगों के डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता, लोग उसके पास पैसे डिपॉजिट कराने नहीं आते हैं, ठीक है, ये कभी भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता। NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, पेमेंट सिस्टम कैन नॉट इशू चेक, ये कभी भी जो है चेक को भी इशू नहीं कर सकता है। डिपॉजिट फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिट ऑफ NBFC, ठीक है। ओके, तो अब जो है ये NBFC जो है, जितनी भी NBFC है वो सब आप पढ़ लेना। आई होप आप इस चीज को पढ़ लोगे, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम भी यहाँ से क्वेश्चन बना था कि NBFC में कौन सा जो है, कौन सी एक्टिविटी नहीं आती है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड करा देती हूँ, देन हम इसको कवर करेंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कलेक्ट करता है मनी को सेवरल स्मॉल इन्वेस्टर से, और जहां जैसे जैसे उसने लोगों से जो है सेविंग कलेक्ट की, यहाँ से उसने कलेक्ट